हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पढ़ ले फैमिली में। तो इस वीडियो लेक्चर से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं बेसिकली, और पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कमेंट हो, आपका करियर से रिलेटेड डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं और हर एक चीज़ का रिप्लाई करता हूं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यार जल्दी से अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बता दो कि यहाँ पर 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो गई है और लव सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स हो, मैं आसान बना दूंगा, मेरे साथ बने रहोगे तो दोस्तों ये चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी। अब किसी भी बुक में किसी भी डिजाइन से कोई भी सीरीज सीक्वेंस वाइज कोर्स दिया हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सब चीजें कराऊंगा उस ऑर्डर में, उस सीक्वेंस में कराऊंगा जिस सीक्वेंस से दिमाग में घुसती है। किताब में लिखी है तो यार तुम मेरे सामने क्यों आए हो? तुम मेरे सामने इसलिए आए हो, मतलब मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि आपको लगता है कि यहां से मुझे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा मिलेगा, यहां से मैं चीजें समझने लगूंगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे पहले स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने पेरेंट्स से, पिताजी से पैसे मांगते हो कि पापा मुझे 500 रुपए दे दो, आपको अगर वो 200 रुपए देते हैं तो फिर आपको लगेगा 300 रुपए की मेरे पास कमी है। तो बस जो कमी होती है ना, वही स्केर्सिटी होती है। अब कमी को यहां पर स्केर्सिटी बोला, इकोनॉमिक्स में अलग अलग टेक्निकल वर्ड यूज किए जाएंगे। इंग्लिश में सिंपल आप इसको शॉर्टेज बोल सकते हो या किसी भी चीज की कमी बोल सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा वर्ड यूज किया जाएगा स्केर्सिटी। तो जब भी कुछ कमी आपको खले तो सोचना उस चीज की स्केर्सिटी हो रही है। ठीक है, अभी इसको और डीप पढ़ते हैं। यानी लग रहा है कि मुझे कि मैं कुछ डिमांड कर रहा हूं लेकिन मेरे पास वो चीज उतनी अवेलेबल नहीं हो रही है। ये स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में हर कंट्री में होती है, क्योंकि हर कंट्री में, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ भी अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। आप बोलो तो पीने का पानी भी लिमिटेड है, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है आजकल। ठीक है, ऑक्सीजन भी लिमिटेड है। कोविड टाइम्स में देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। तो कहीं कहीं ऑक्सीजन की स्केर्सिटी होती है, कहीं कहीं किसी को ब्लड की स्केर्सिटी होती है, किसी को पैसों की स्केर्सिटी होती है, किसी को नॉलेज की स्केर्सिटी होती है, किसी को क्लासेस अच्छी कहाँ मिलेगी, इस चीज की स्केर्सिटी होती है। तो स्केर्सिटी क्या सिचुएशन है? देखो दोस्तों, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड मोर है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी यानी उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। चाहे वो चीज, यानी लिखा है इवन एट जीरो प्राइस लेवल। ये लाइन लिखनी जरूरी है, बहुत सारी बुक्स में लिखी नहीं है। ये लाइन अगर एग्जाम में नहीं लिखकर आओगे लास्ट में जीरो प्राइस लेवल वाली, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये कह रहा है चाहे वो चीज 0 रुपीज की मिल रही हो, यानी हम उस चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं जो पैसों में आती है, उस चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं जो फ्री में आती है। बस उसकी कमी जब भी फील हो तो उसकी स्केर्सिटी है, ये मतलब समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों ये खत्म हुआ, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन और आगे भी मैं बताऊंगा आपको। हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो वैसे प्रॉब्लम से याद आया कि प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं आता तो वो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं दोनों में से एक करना है, तो आपको वहां चूज करना पड़ेगा, वो चॉइस की प्रॉब्लम है। और जिस प्रॉब्लम से तुम अभी निपटे ही हो कि 10वीं क्लास के एग्जाम दिए थे और 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेनी है यार, आर्ट्स लेनी है या साइंस लेनी है या पैसा कमाना है तो कॉमर्स लेनी है। तो मतलब ये चॉइस की प्रॉब्लम है ना। चॉइस की प्रॉब्लम जिंदगी भर रहती है हमारे साथ, ये प्रॉब्लम चॉइस की है, यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ये चॉइस की प्रॉब्लम हमारे सामने आती क्यों है। देखो सबको पता है, एक चीज तो सबको पता है कि डॉक्टर बहुत बढ़िया ऑक्यूपेशन है, इंजीनियर बहुत बढ़िया ऑक्यूपेशन है, सीए बहुत बढ़िया, सीएस बहुत बढ़िया, वकील बहुत बढ़िया, इंस्पेक्टर बहुत बढ़िया, आईएएस, आईपीएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, सब एक्चुअल साइंस, सब बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन है। लेकिन क्या तुम सारे के सारे प्रोफेशन कर सकते हो? तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, मैथमेटिशियन भी बन जाओगे, इकोनॉमिस्ट भी बन जाओगे, सीए भी बन जाओगे? सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी लिमिटेड है। एक जिंदगी हमारी लाइफ है, ये भी रिसोर्स है भाई। तो सब चीजें अनलिमिटेड नहीं है, तो हम सब कुछ नहीं बन सकते। इसलिए 10वीं के बाद हमें कोई एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, हम तीनों स्ट्रीम चूज नहीं कर सकते, समझे? तो ये प्रॉब्लम दिल पे लगनी चाहिए। और थोड़ा समझो, वो पढ़ने से ज्यादा यहां समझो। मान लो कि आपके पास 10 लीटर मिल्क अवेलेबल है, 10 लीटर मिल्क अवेलेबल है, और इस मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम पनीर बना सकते हैं, हम इससे कॉफी बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, लस्सी को इंग्लिश में बटर मिल्क बोलते हैं, और क्या बना सकते हैं?
इससे हम घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। तो क्या 10 लीटर मिल्क से ये सब कुछ बन जाएगा? भाई 10 लीटर मिल्क है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिल्क है, इससे सब कुछ नहीं बन पाएगा। तो बस दही भी बन सकती है वैसे तो यार इससे हमें चूज करना पड़ेगा कि हम बनाएंगे क्या। हम बनाएंगे क्या? पनीर बनाएंगे, चाय बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, दही बनाएंगे, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी चॉइस है। इस चॉइस के पीछे का कारण क्या है? हमें जिंदगी भर चॉइस सिलेक्शन क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है। अब शादी के लिए भी लड़की एक ही चूज करनी पड़ती है, लड़की भी लड़का एक ही चूज करता है, क्योंकि जीवन साथी है वो, तो चलो वहां पर भी चॉइस है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यहां पर रखो। तो चॉइस लिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे पास है ना लिमिटेड है, दूध लिमिटेड है, जिंदगी लिमिटेड है, इसलिए सब कुछ नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब कुछ नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हो? दूध लिमिटेड है इसलिए सब कुछ नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना? ये लाइफ के साल बड़े अनमोल रतन वाले साल है, जवानी के तुम्हारे, टीनेज में हो, लिमिटेड है, इसलिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल सारी स्ट्रीम चूज नहीं कर सकते, कोई एक चूज करनी पड़ेगी। ये पता है, ये प्रॉब्लम है चॉइस की, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, डेफिनेशन पढ़ते हैं चलो। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो लिखिए डेफिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेकिंग चॉइसेस। ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई, इसके कारण क्या है, ये जान लो बस एक बारी, बड़ी मस्त बात है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। इसके बाद जस्ट इस कॉन्सेप्ट के बाद तहलका मचने वाला है, मजा आने वाला है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये प्रॉब्लम क्यों आई है, चलो देख लो, दूध वाले के साथ देख लो कि वो सब कुछ क्यों नहीं बना पा रहा। वो सब कुछ इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि उसके पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, पहली बात। दूसरा, यार उसके पास ऑप्शन है बहुत सारे, ऑप्शन होना ही एक प्रॉब्लम है, इतने सारे ऑप्शन है। अगर ये होता कि दूध से सिर्फ दही बनती, ना ख्याल आता चाय का, ना कॉफी का, ना मक्खन का, ना घी का, ना पनीर का, ना लस्सी का। अगर ये रहता कि 10वीं के बाद सिर्फ कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स ही मिल सकती है, तो ना ख्याल आता आर्ट्स का, ना ख्याल आता साइंस का, ना वोकेशनल का, है ना? ये चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आई है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब शादी के लिए बहुत सारी लड़की दिखाते हैं घर वाले, अगर बोलते एक ही है, इससे ही करनी है, इससे ही करनी है, सरकार भी बोलती है इससे ही करनी है, फिर ऑप्शन नहीं होते ना। तो ऑप्शन है इसलिए चॉइस है, ऑप्शन नहीं होते तो चॉइस नहीं होते, पहला कारण ये। दूसरा रीजन कि ये रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास। रिसोर्स अनलिमिटेड होते, मतलब जिंदगी अनलिमिटेड होती तो डॉक्टर भी बनते, सीए भी बनते, लॉयर भी बनते, है ना? मतलब जवानी हमेशा रहती। तो अगर ये दूध अनलिमिटेड होता तो पनीर भी बनाते, घी भी बनाते, मक्खन भी बनाते, चाय भी बनाते, कॉफी भी बनाते, सब कुछ बनाते। हमारे पास भाई रिसोर्स लिमिटेड है। तो ये चॉइस की प्रॉब्लम के 3 कारण है। एक तो चीजें हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है? दूसरा, हमारा मन चंचल है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ चाहिए, खाने को तो दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, है कि नहीं? एक मन चंचल है, यानी हमारी वांट्स, इंसानी हरकतें ऐसी हैं कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ जो जो अच्छा लगता है, नहीं सब कुछ अच्छा लगता है। बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो अच्छे लगते हैं, बहुत सारी हीरोइन अच्छी लगती है, तो यार सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन लिमिटेड है ना, सब कुछ तो मिलता है एक ही है। तो यहां देखो क्या बोल रहा है, कॉजेस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे, कौन कौन से कारण है। तो ये कारण और रीजंस हैं जो बोलते हैं, पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हम जैसे इंसान बहुत कुछ चाहते हैं, तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये बेचारे अवेलेबल नहीं है, इतने लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तीसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव का मतलब दोस्तों है ऑप्शनल, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रिसोर्सेज हैव मेनी यूजेस, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके 3 रीजन, यहां होता है कॉन्सेप्ट खत्म। अब इस 3 रीजन में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ढूंढ के निकालनी है। देखो स्टार्टिंग के जो 2 रीजन है ना, पेन का कलर फिर से चेंज करते हैं, ये 2 रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है मतलब हमारी डिमांड अनलिमिटेड है, हम ज्यादा चाहते हैं। और रिसोर्स लिमिटेड है मतलब उसकी क्वांटिटी जो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसको हम बोल सकते हैं स्कैरसिटी, स्कैरसिटी बोल सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम में अगर आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन लिखे हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर जिन बच्चों ने 2 रीजन लिखे हैं, यानी स्टार्टिंग की 2 लाइन की जगह एक लिख दिया अकेला स्कैरसिटी, और दूसरे रीजन पे ये लिख दिया रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन इसको ही रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रूट कोज कौन सा है, मतलब जड़ से बड़ा कारण क्या है। तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जड़ से कारण स्कैरसिटी है। 1 नंबर का और क्वेश्चन करेक्ट यहां से क्लियर होता है। एक चीज और बता दूं आपको, आपसे पूछ लेगा जो रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं उनकी फीचर्स क्या है। फीचर्स बताओ स्केर्स रिसोर्सेज की, मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। रिसोर्सेज की फीचर ये है, पहली फीचर कि ये बेचारे लिमिटेड है,
इनकी लिमिट में होना इनकी पहली फीचर है, ठीक है। दूसरी फीचर कि इनके यूजेस बहुत सारे हैं, तो ये दो मिला के रिसोर्सेज की फीचर्स बन जाती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आंसर स्केर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज? तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हो गए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये रही डेफिनेशन। चौथा क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या है? ये रहा। एक स्लाइड के अंदर बहुत कुछ है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम बन गया। स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलना, ये नोट्स की तरह प्रॉपर नोट्स ही है, ये एक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब आते हैं हम इकोनॉमी के ऊपर। ये वर्ड बहुत सुनते हैं कि इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है एक्चुअली? देखिए नज़ारे ले लो पहले। अमेरिका में रहने के तरीके अलग है, वहाँ फैशन, लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका अलग है, वहाँ की सरकार अलग तरीके से देश को चला रही है, ठीक है। चाइना में सब कुछ सिस्टम अलग से चल रहा है, जैकी चैन साहब, ठीक है। तो सब अलग से चल रहा है चाइना में, चाइना में जीने का तरीका अलग है। अब रशिया में अलग तरीके से जीते हैं, देखो वॉर भी चल रहा था, ठीक है ना, पुतिन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है। हर देश में रहने के तरीके, जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे प्यारे देश भारत में भी इनसे अलग तरीका है जीने का, ठीक है ना। तो बस इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी एक एरिया है, एक जगह है, जैसे ये इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब इलाके हैं ना। बस इन इलाकों में हमारा रहने का तरीका और पैसे कमाने का तरीका इकोनॉमी होता है। कोई पूछ ले इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी वो एरिया है जहां पर हम रहते हैं और पैसे कमाते हैं, दैट्स इट। इकोनॉमी की डेफिनेशन कितनी आसान है, देखो लिखी है इकोनॉमी की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द एरिया वेयर पीपल लिव एंड अर्न। अर्न, पैसों की बात जरूर करनी है। अब ये रहने के तीन तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ऐसा है, मतलब एक कंट्री मान लो, एक कंट्री ऐसी होती है जिसके अंदर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन सरकार लेती है, गवर्नमेंट का पूरा पूरा रोल होता है। एक देश ऐसा होता है जिसके अंदर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट लेती है, सरकार का रोल नहीं है। किस चीज में बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक डिसीजन में। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो फांसी कोर्ट ही देगा, सरकार का ही है वो। तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक डिसीजंस वो होते हैं जो पैसों के डिसीजन होते हैं, यानी क्या चीज प्रोडक्शन करनी है, गन बनानी है नहीं बनानी देश में, माचिस बनानी है नहीं बनानी देश में, हवाई जहाज बनाने नहीं बनाने देश में, उस चीज की बात हो रही है। क्या प्रोडक्शन करना है, क्या खरीदना है, कंजम्पशन क्या अलाउड है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ऐसी पैसों की एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। जिस देश के अंदर इन चीजों को सरकार डिसाइड करती है वो अलग तरीके की इकोनॉमी है, जिसके अंदर मार्केट डिसाइड करती है वो अलग तरीके की इकोनॉमी है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट भी और मार्केट भी, मतलब मिलकर एक कमेटी नहीं बनाते, मीटिंग नहीं करते, बस ये है कि हाँ अपने आप मार्केट कर लेगी, अपने आप सरकार कर लेगी, अलग अलग इनके तरीके हैं। तो तीन तरीके की इकोनॉमी है दोस्तों, यहां पर लिखा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जिस देश के अंदर मार्केट सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है अमेरिका की तरह, उसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। अमेरिका भी है, जापान भी है, ऐसे देश हैं। इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, 10th क्लास में वर्ड देखा होगा। और फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी, लेजेस फेयर इकोनॉमी, ये इसके कुछ अलग नाम है। आपके सामने सिर्फ ये वाला और ये वाला नाम फेमस रहेंगे दो, ठीक है। फिर जहां पर सरकार सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, जैसे कि चाइना, रशिया, सेम तरीके हैं, इनको सोशलिस्टिक इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। प्लान्ड या फिर एक वर्ड और साथ में लग जाता है सेंट्रली प्लान्ड, तो एक ही बात है, ठीक है, बात करेंगे। फिर हमारा प्यारा देश भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर दोनों अपने अपने डिसीजन लेते हैं, कोई किसी में लफड़ा नहीं करता, समझ रहे हो। इन तीनों की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होती है मार्केट इकोनॉमी? सबसे पहले नंबर पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, चारों ध्यान रखने हैं। तो आसान भाषा में लिखा है, पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, दूसरे नंबर पे इस इकोनॉमी के अंदर अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए तो वो सॉल्व कैसे होती है, तीसरे नंबर पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और चौथे नंबर पे इसका वर्ल्ड में एग्जांपल कैसा है, मतलब कौन से देश में ये इकोनॉमी चल रही है। तो दोस्तों मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट। सीधी जो बात मुंह से बोली वो बात यहां लिखी, यही नोट्स हैं, समझ रहे हो। इसके अंदर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे भी बताई थी, तो उसको मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट अपने आप सॉल्व करती है, सरकार बीच में नहीं घुसती। कैसे सॉल्व करती है? डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। अब आगे है ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई की गेम। तो यहाँ जस्ट नाम याद कर लो, डिमांड और सप्लाई कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो इस बुक के एंड में दिया हुआ है। डिमांड और सप्लाई का पूरा चैप्टर है। मार्केट के पास है ना दो ताकतें होती हैं। मार्केट एक्चुअली वो जगह है जहां पर कोई खरीदने वाला भी होता है और कोई ना कोई बेचने वाला भी होता है। जो खरीदने वाला होता है उसके पास डिमांड की पावर होती है, डिमांड की फोर्स होती है। जो बेचने वाला होता है उसके पास सप्लाई की पावर होती है, सप्लाई की फोर्स होती है। तो मार्केट में दो फोर्स हैं, एक डिमांड की फोर्स, एक सप्लाई की फोर्स। देखो क्या लिखा है सुंदर शब्दों में,
लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्ट वर्ड में हिट टू हिट बात कर रखी है, कोई कहानी पैराग्राफ घुमा नहीं रखी है, पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है। और दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। कोई तुमसे पूछ ले प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, तो भैया मार्केट फोर्स के द्वारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्राइस मैकेनिज्म होता है। तो प्राइस मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में होता है। तीसरा, इस इकोनॉमी का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ये भला समाज का भला करने नहीं बैठे, प्रॉफिट कमाते हैं लोग, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अमेरिका और जापान। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले यार, नोट्स की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी बोलूं या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी बोलूं, ये कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूं इसको चाइना। क्या है ये? इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाइना की सरकार सारे डिसीजन लेती है। अभी जैक मा है ना वहां पे, अलीबाबा कंपनी का ओनर, उसको फंसा रखा है इधर उधर, कुछ बेचारे ने उल्टा बोल दिया था सरकार के बारे में, तो सरकार ढूंढ रही है। यहां देखो आंदोलन धरने परने होते रहते हैं। चलो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना, तो इकोनॉमिस्ट का ग्रुप आता है, सरकारी बंदे होते हैं, मिलके प्लानिंग करते हैं, समझदारी से बात करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। मार्केट का रोल नहीं है यहाँ पर, प्लानिंग के थ्रू सॉल्व होती है। और जो कमेटी होती है, जो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, देश का भला। अब जैक मा को चाहे उड़ा दो, जो कुछ भी कर दो, देश का चाइना का भला होना चाहिए, वो चाहता है ऐसा, जिंग पिंग टिंग ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल चाइना भी है, रशिया भी है, चेकोस्लोवाकिया भी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स हैं आपके, 4 पॉइंट है। आगे आ गए, हमारे प्यारे देश भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है, तो इस इकोनॉमी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय बोथ, मार्केट भी लेती है, सरकार भी लेती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, मार्केट भी करती है, सरकार भी करती है। इसके ऑब्जेक्टिव दोनों ही होते हैं। अंबानी चाह रहे हैं प्रॉफिट, मोदी जी चाह रहे हैं सोशल वेलफेयर, समझ रहे हो, दोनों काम। एग्जाम्पल इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी आपके लिए, प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, कोर्स वाइज बताऊं तो, ठीक है जी। आगे मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी इंसानी हरकतें हैं, हम लोग जितनी भी हरकतें करते हैं, वो 2 हिस्से में डिवाइडेड होती हैं। एक हरकत जिससे हम पैसा कमाना चाहते हैं, एक हरकत जिससे हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिसमें पैसा बीच में आता है, इन्वॉल्व होता है, ऐसी सभी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और जिन एक्टिविटीज से हम पैसा नहीं कमाते, उन सभी एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। यार अगर आपको लग रहा है कि लव सर सच में मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को बता दो, ठीक है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और उतने अच्छे तरीके से अपन आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो देख लेते हैं। पेन का कलर ग्रीन करते हुए, ये रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद अर्निंग मनी, विच आर आना चाहिए था बीच में, विच आर रिलेटेड विद अर्निंग मनी, जो भी पैसा कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी है। अब स्कूल का टीचर तुम्हें पढ़ाता है तो वो सैलरी लेता है, तो क्या लिखा है, टीचर्स टीचिंग इन स्कूल, पैसा कमा रहा है। डॉक्टर्स अटेंडिंग पेशेंट, डॉक्टर ने पैसा कमाया है। सीए भी अपना ऑफिस खोल के पैसा कमाता है, वकील भी किस लड़के पैसा कमाता है, दुकानदार भी सामान बेच के पैसा कमाता है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज, चाहे बात करें यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और कैटेगरी की, तो बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी जो भी होती है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कंजम्पशन एक्टिविटी जो भी होती है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कंजम्पशन को। कोई भी लेन देन, एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन होता है, वो एक्टिविटीज होती है। इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी होती है, लेकिन लिख रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख दिया इन्वेस्टमेंट। ये सब एक्टिविटीज पैसों से रिलेटेड होती है, समझ रहे हो। तो ये पैसा कमाने की एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये बिजनेस स्टडीज में भी है वैसे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कॉमर्स वालों को बताऊं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी है, जो आज की क्लास में कराया ना वो स्टैट्स में भी है, बस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नहीं है स्टैट्स में, ठीक है। चलो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड विद अर्निंग मनी, जिसमें पैसा नहीं अर्न किया जाता। अब बीच में से यहाँ अर्निंग वर्ड गायब है, चलो रे चलो, कोई नहीं, ह्यूमन एरर है। विच आर नॉट रिलेटेड विद अर्निंग मनी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोई धार्मिक एक्टिविटी, मंदिर में पूजा करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, चर्च में प्रेयर करना, गुरुद्वारे में अरदास देना, ठीक है। या सोशल एक्टिविटीज, समाज सेवा करना, धरना वरना देना जो होता है, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दोस्तों। तो मैं सामने से हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि मजेदार और मौज बार वाले तरीके से हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। बने रहेंगे साथ के साथ।